हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज आपसे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है और ये सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर ने डिस्कवर्ड किया था मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में, यानी कि इंसेक्ट्स के मसल सेल में इसको डिस्कवर्ड किया था। लेकिन बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, यानी कि टर्म क्वाइंड बाई बेंडा। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में ये पाई जाती है। और यूकैरियोटिक सेल चाहे वो एनिमल सेल हो और चाहे वो प्लांट सेल हो, वहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर की तरफ यदि आप देखेंगे तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड होती है फिंगर लाइक अपीयरेंस से। कैसी फोल्डेड होती है? फिंगर लाइक अपीयरेंस की तरह। और ये फिंगर लाइक फोल्डेड अपीयरेंस कहलाती है क्रिस्टी। तो फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रिस्टी। ऑन क्रिस्टी F1 पार्टिकल आर प्रेजेंट। F1 पार्टिकल क्रिस्टी पर पाई जाती है। ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और ये पाई जा रही है क्रिस्टी। क्रिस्टी और क्रिस्टी पर यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से ये F1 पार्टिकल पाई जाती है। तो क्रिस्टी पर यदि आप देखेंगे F1 पार्टिकल है, और जो F1 पार्टिकल होता है इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रक्रिया होती है। रेस्पिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी F1 पार्टिकल पे होते हैं। तो ये पाई जा रही है कि आपकी F1 पार्टिकल, ये F1 पार्टिकल है। अंदर की तरफ यदि आप देखेंगे तो ये सब पूरे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंदर का पार्ट है, और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो 70s राइबोसोम्स पाई जाती है। 70s राइबोसोम्स एक्चुअली में यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स मिलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम्स पाई जाती हैं। इनके अंदर आरएनए होता है, और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर आपका है
डबल मेम्ब्रेनस सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये है इनका एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। यदि आप F1 पार्टिकल को हम हाईलाइट करें तो F1 पार्टिकल में यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से ये नॉब पाई जाती है, और ये स्टॉक है और नीचे बेस है। तो यदि आप देखेंगे ये नॉब और ये स्टॉक है और ये बेस है, ये F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल, और जो नॉब होता है उसके अंदर एक एंजाइम पाई जाती है एटीपेज, और एटीपेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करती है एटीपी की, यानी एटीपी की हाइड्रोलिसिस में एटीपेज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यदि आप देख रहे हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन आप देखिए फोल्डेड है, फिंगर लाइक अपीयरेंस की तरह, जिसको क्रिस्टी कहते हैं, और उस पर F1 पार्टिकल होते हैं। F1 पार्टिकल में नॉब है, स्टॉक है और बेस है, और जो नॉब है इसके अंदर एंजाइम एटीपेज है। तो एंजाइम एटीपेज जैसे क्या करेगा, जैसे एटीपी बनेगा यहां पर, तो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है एटीपेज एंजाइम एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में इसको हाइड्रोलाइज करेगा तभी एनर्जी जो है क्या होगी, रिलीज होगी। तो आप देखिएगा यहां पर एनर्जी लिबरेट होती है, क्योंकि जो एडीपी है उससे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहां पर आप देखेंगे कि वो पायरोफॉस्फेट के द्वारा जुड़ा होता है, और जब वो बॉन्ड टूटेगा तभी जो है क्या होगी, एनर्जी रिलीज होती है। तो एटीपी को हाइड्रोलाइज करने का काम किसका होता है, एटीपेज का होता है। अब आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके मैट्रिक्स में जो इनसाइड चीजें हैं, मैट्रिक्स है, इसमें बहुत से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में NADPH2 बनेगा। क्रेब्स साइकिल में भाग लेंगे, तो क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो NADPH2 और FADH2 दोनों बनता है। NADPH2 का ऑक्सीडेशन होगा, NADPH2 जो कि एक प्रकार का कोई एंजाइम है, पूरा नाम है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। H2 हो गया तो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो 3 ATP बनता है, और FADH2 ये भी बनेगा क्रेब्स साइकिल में, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये रिड्यूस्ड है, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कितना ATP देगा, 2 ATP देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है ये पार्टिसिपेट करते हैं, किसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में करेंगे और क्रेब्स साइकिल के अंदर करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो F1 पार्टिकल के अंदर होता है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी है, और F1 पार्टिकल यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप देखेंगे कि NADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, और साथ ही साथ FADH2 का भी ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यदि आप देखिए तो 70S राइबोसोम्स हैं, और साथ ही साथ एम्प्टी डीएनए पाया जाता है, RNA भी मिलता है। एम्प्टी डीएनए यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंगल है, डबल स्ट्रैंडेड है,
और सर्कुलर है, यानी कि सिंगल, डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैटरनल कैरेक्टर को लेके जाता है, मैटरनल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। तो ऑफस्प्रिंग में जो मैटरनल कैरेक्टर होता है उसको इनहेरिटेड करने का काम किसका है? वो एम्प्टी डीएनए का होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का होता है। देखिए 3 प्रकार के कैरेक्टर हैं, पैटर्नल फादर टू ऑफस्प्रिंग, मैटरनल मदर टू ऑफस्प्रिंग, और पेरेंटल यानी मदर फादर दोनों का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में। तो यहां पर मैटरनल कैरेक्टर ले जाने का काम किसका है? वो एम्प्टी डीएनए का है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन है। क्या है ये? साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए होता क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उस एरोबिक रेस्पिरेशन में यदि आप देखेंगे तो 3 स्टेप्स हैं। एक स्टेप्स होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो पायरुविक एसिड बना है उससे एस्टिल कोएंजाइम ए बनेगा। और तीसरा स्टेप्स है क्रेब्स साइकिल, और जो क्रेब्स साइकिल होती है इसके अंतर्गत आप देखेंगे 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे, और साथ ही साथ NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होगा। और चौथा स्टेप है ETS, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ETS की जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत NADH2 ऑक्सीडाइज कर 3 ATP बनाएगा, और FADH2 ऑक्सीडाइज कर 2 ATP बनाएगा। तो यह प्रक्रिया जो है ETS में होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होती है। अब जरा आप देखिए यहां पे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया तो साइटोप्लाज्म में होती है सेल के, लेकिन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीनों प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो आप एक चीज देखेंगे कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन का मेन चीज यदि आप देखेंगे वो किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और इसमें यदि आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कुल 38 ATP जनरेट होती है। कितनी ATP जनरेट होती हैं? 38 ATP जनरेट होती है एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। अब आप कहेंगे कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? तो जरा देखिए, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाई जाती हैं और इनके अंदर एटीपी जनरेट होता है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये आपका कोई सेल है, उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करते हैं? एटीपी एनर्जी जनरेट करते हैं। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी जनरेट होगी और ये एटीपी सेल के वेरियस फंक्शन में यूज होती है, अलग अलग कार्यों में यूज होती है।
तो सेल के वेरियस फंक्शन में एटीपी यूज होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। एक क्वेश्चन है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी एनर्जी जनरेट होती है और ये एटीपी एनर्जी सेल के वेरियस फंक्शन में उपयोग होती है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये ओबरा का पावर हाउस है, यहां पर कोयले से बिजली बन रही है और ये इलेक्ट्रिसिटी यूपी को भी जा रही है, एमपी को भी जा रही है, बिहार को भी जा रही है, छत्तीसगढ़ को भी जा रही है कि नहीं? तो ये कई जगहों पर ये एनर्जी यूज हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? पावर हाउस कह रहे हैं। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी और ऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी एनर्जी जनरेट हो रही है और ये एनर्जी सेल के वेरियस फंक्शन में उपयोग होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल, आइदर प्लांट सेल और एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया मैन के मसल सेल में सबसे बड़ी होती है, यानी कि लार्जेस्ट होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, जनरेट होती है और ये एनर्जी वेरियस फंक्शन में यूज होगी और मसल सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको कोई भी कार्य करना पड़ेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मसल की पड़ती है। इसीलिए मसल सेल में लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, जिसको एक नाम और देते हैं, क्या कहते हैं? सार्कोसोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सार्कोसोम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में चर्चा किया है। अगले वीडियो में हम आपसे दूसरे टॉपिक पर सेल के चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।